नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 9 में, जहां हम OFDM और मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशंस के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम पढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज, OFDM सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन जैसे मैं बताया OFDM में बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड, टू नो द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम। और ये बेसिकली अगर आपने सिंक्रोनाइजेशन नहीं किया तो आप डिमॉड्यूलेशन OFDM सिंबल का नहीं कर पाओगे। तो सिंक्रोनाइजेशन विल लेट यू नो कि आपकी OFDM फ्रेम कहां से स्टार्ट हो रही है। तो जैसे मैंने बताया कि OFDM जो है उसे लॉन्ग सिंबल ड्यूरेशन होता है, क्योंकि इसमें आप साइक्लिक प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं और उसकी वजह से इसमें टाइमिंग ऑफ जिटर्स का इम्पैक्ट कम होता है एज कम्पेयर टू सिंगल कैरियर सिस्टम्स। जैसे हमने टाइमिंग जिटर का जो टाइमिंग ऑफसेट का इम्पैक्ट हमने देखा भी, उसे हम जनरली नेग्लिफाई कर सकते हैं बाय अप्रोप्रिएटली डूइंग फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफसेट और फेज नॉइज का इम्पैक्ट ऑब्वियसली OFDM सिस्टम में ज़्यादा होता है। और हम पढ़ते हैं OFDM सिंक्रोनाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके से कर सकते हैं, हम इसके बारे में डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक। हम सिर्फ संक्षेप में एक बताएंगे कि सिंक्रोनाइजेशन OFDM जो कोर्स सिंक्रोनाइजेशन OFDM में किस तरह से होता है। तो कोर्स टाइमिंग रिकवरी, कोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफसेट एस्टिमेशन, फाइन फ्रीक्वेंसी करेक्शंस और ये फाइन टाइमिंग। सो ये दोनों FFT के बाद होते हैं जो फाइन टाइमिंग होते हैं, और जो कोर्स वाले होते हैं वो FFT के पहले होते हैं, टाइम डोमेन में हो जाते हैं। ये जो बेसिकली दोनों चीज है वो FFT के पहले होते हैं टाइम डोमेन में, और ये बेसिकली होते हैं आफ्टर FFT यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो हम चलिए संक्षेप में पढ़ते हैं कोर्स टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन। इट प्रोवाइड्स द फ्रेम स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपको फ्रेम के स्टार्टिंग पॉइंट का बताता है। तो ये जनरली आप एक जो रिसीव्ड OFDM सिग्नल है उसे कोरिलेट करते हैं स्टोर्ड प्रीएम्बल से। जैसे आपने कोरिलेट किया एक स्टोर्ड प्रीएम्बल से तो आपको एक पीक मिलेगा, और पीक के द्वारा आप पता कर सकते हो कि ये एक OFDM सिग्नल की स्टार्टिंग पॉइंट है। ये OFDM FFT डिमॉड्यूलेशन के पहले इसका प्रयोग होता है, क्योंकि टाइमिंग ऑफसेट जैसे हमने देखा, टाइमिंग अगर कोई सिंबल डिले भी हुई तो टाइमिंग ऑफसेट जनरली ऑर्थोगोनैलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। इसीलिए हम कोर्स सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो FFT के पहले इसका प्रयोग करते हैं, और फाइन टाइमिंग जो है वो FFT के बाद भी हम कर सकते हैं। तो दो तरह का सिंक्रोनाइजेशन मेथड होता है, एक नल सिंबल टाइप सिंक्रोनाइजेशन। नल सिंबल टाइप सिंक्रोनाइजेशन आप दोनों OFDM फ्रेम के बीच में नल सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। जो रिसीवर में कोई आपको साइलेंस पीरियड, रिसीवर जैसे कोई साइलेंस पीरियड डिटेक्ट करता है, उससे पता चल जाता है कि इस साइलेंस पीरियड के बाद एक OFDM सिंबल आने वाला है। ये कंटिन्यूस टाइम OFDM सिग्नल्स के लिए काफी अच्छा है, बट जो बर्स्ट टाइप ट्रांसमिशन जैसे 802.11a की बात करूँ या वाईफाई की बात करूँ या तो LTE की बात करूँ, 4G या 5G सेलुलर सिस्टम्स की बात करूँ, उसमें इसका प्रयोग नहीं कर सकते। बट आप डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्ट की बात करो जो एक कंटिन्यूस टाइम OFDM सिग्नल जनरेट करता है, उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जहां आप दो OFDM फ्रेम के बीच में नल सिंबल्स का प्रयोग करोगे। तो नंबर जैसे अब रिसीवर को एक साइलेंस पीरियड नल सिंबल्स पता चलता है, उसको पता चल जाता है कि नेक्स्ट जो एक OFDM सिंबल आने वाला है। लेकिन बर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन में इसका आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो बर्स्ट टाइप सिंबल्स में आप जनरली प्रीएम्बल सिंबल्स का प्रयोग करते हो। प्रीएम्बल सिंबल्स एक नोन सिंबल्स है जो रिसीवर पे पता होता है, उसकी बड़ी गुड ऑटो कोरिलेशन और क्रॉस कोरिलेशन प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से जैसे रिसीवर पे प्रीएम्बल सिंबल्स आता है उसे वो कोरिलेट करता है, कोरिलेट करने का उसे पीक मिल जाती है, और पीक से पता चल जाता है कि OFDM सिग्नल का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो जैसे मैंने यहां लिखा है, प्रीएम्बल सिंबल्स आर यूजुअली यूज्ड इन कोर्स टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पैकेट और बर्स्ट टाइप ट्रांसमिशन लाइक 802.11a वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई जिसे हम जानते हैं। इन दिस केस नोन प्रीएम्बल सिंबल, जो रिसीवर को ऑलरेडी पता है प्रीएम्बल सिंबल्स, वो OFDM फ्रेम के स्टार्टिंग में उसको भेजा जाता है। जैसे समझिए एक OFDM सिंबल्स है, OFDM नंबर ऑफ OFDM सिंबल्स है 5, 6, 7, 8 जितने भी OFDM सिंबल्स है, तो ये नंबर ऑफ OFDM सिंबल्स है 1, 2, 3, 4, 5, और इसके आगे आप क्या करोगे, इसके आगे एक प्रीएम्बल अपेंड करोगे। जनरली हम इसे शॉर्ट प्रीएम्बल करते हैं और लॉन्ग, इसके बारे में हम और आगे भी देखेंगे। शॉर्ट प्रीएम्बल जो होता है वो एक रिपीटेड सिंबल्स होता है, उसकी कुछ अच्छी कोरिलेशन प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आप ट्रांसमिट करोगे, और रिसीवर पे ये शॉर्ट प्रीएम्बल है वो स्टोर्ड भी रहता है। रिसीवर को इस शॉर्ट प्रीएम्बल के बारे में पहले से ही पता रहता है कि आपको कौन सा शॉर्ट प्रीएम्बल रहेगा। तो रिसीवर जैसे आपको OFDM फ्रेम रिसीव होता है तो ये शॉर्ट प्रीएम्बल को जो स्टोर्ड प्रीएम्बल से कोरिलेट करेगा, कोरिलेट करने के बाद उसे पीक मिल जाएगा। तो
तो रिसीवर कोरिलेट्स द रिसीव्ड सिंबल विद द स्टोर्ड प्रीएम्बल, रिसेप्शन ऑफ स्टोर्ड प्रीएम्बल रिड्यूसेस द फॉल्स अलार्म रेट। तो ये क्योंकि आपके ऑलरेडी स्टोर्ड है प्रीएम्बल, तो ये फॉल्स अलार्म रेट जो नॉइस की वजह से जो ट्रिगर होता है स्टार्ट ऑफ द फ्रेम वो अवॉइड करता है, और आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ये स्टार्ट ऑफ द फ्रेम यही होगी। तो इसमें मैंने इस डायग्राम के द्वारा भी इसे समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप देखोगे आपके रिसीव डेटा इस फॉर्म में है, सॉरी रिसीव डेटा, तो इनपुट बफर है बाद में, फिर आपका कोरिलेटर आउटपुट है जैसे और थ्रेशोल्ड कंपैरिजन। तो आपका एक स्टोर्ड प्रीएम्बल, ये शॉर्ट प्रीएम्बल जो यहाँ पर स्टोर्ड है वो जिसे मैंने एसपी के नाम से डिनोट किया, शॉर्ट प्रीएम्बल डिनोट है। तो आपको जो इनपुट सिग्नल जो आ रही है, ये वाली जो फ्रेम है वो इनपुट में आएगी आपकी। तो इनपुट में जैसे आएगी शॉर्ट प्रीएम्बल एक दूसरे से कोरिलेट होगा, यहाँ पर शॉर्ट प्रीएम्बल भी है, यहाँ पर भी शॉर्ट प्रीएम्बल है, एक दूसरे से कोरिलेट होंगे। कोरिलेटर की वजह से आपको एक हाई पीक मिलेगा, वो थ्रेशोल्ड से कंपेयर होगा ताकि ये फॉल्स ट्रिगर ना हो, कोई फॉल्स नॉइस की वजह से ट्रिगर जनरेट ना हो। फिर एक वो कंपेयर होगा, मतलब रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर से वो बताएगा कि ये पीक एक थ्रेशोल्ड से ऊपर है, यानी एक ओएफडीएम सिग्नल ही जनरेट रिसीव हुआ है। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो कि आपको पता चल जाएगा कि एक जैसे पीक थ्रेशोल्ड से ऊपर है कि ये ओएफडीएम सिग्नल ही रिसीवर पे आया है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है आपको ओएफडीएम सिंक्रोनाइजेशन का। तो जैसे मैंने बताया कि 802.11a का फ्रेम स्ट्रक्चर, पहले स्टार्टिंग में एक शॉर्ट प्रीएम्बल होता है जिसको हम जनरली सिंक्रोनाइजेशन के लिए प्रयोग करते हैं, जिसका हम सिंक्रोनाइजेशन के लिए प्रयोग करते हैं। और सिंक्रोनाइज जैसे बताया हमने, अब रिसीवर पे एक स्टोर्ड वैल्यू शॉर्ट प्रीएम्बल, ये शॉर्ट प्रीएम्बल रिसीवर पे स्टोर्ड रहता है, इसका कोरिलेशन होता है। जैसे आपको पीक मिलेगा तो आपको रिसीवर को पता चल जाएगा कि ओएफडीएम सिग्नल रिसीव हुआ है। उसके बाद एक लॉन्ग प्रीएम्बल भी हम अपेंड करते हैं ओएफडीएम सिंबल्स के आगे, डेटा ओएफडीएम सिंबल्स के आगे। लॉन्ग प्रीएम्बल का बेसिकली चैनल एस्टिमेशन में प्रयोग होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफसेट करेक्शंस में प्रयोग होता है, उसके अलावा और भी इसके प्रयोग होते हैं। तो बेसिकली जो शॉर्ट प्रीएम्बल सिंक्रोनाइजेशन के लिए प्राइमरी प्रयोग होता है, और लॉन्ग प्रीएम्बल का प्रयोग जैसे मैंने बताया, लॉन्ग प्रीएम्बल का प्रयोग चैनल एस्टिमेशन के लिए होता है, ताकि आप चैनल के जो कोफिशिएंट्स है उसको एस्टिमेट कर सके, ताकि आप इसे बाद में फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन में आप प्रयोग कर सके। चैनल एस्टिमेशन ही h ऑफ k की जो वैल्यूज है उसको एस्टिमेट करने के लिए लॉन्ग प्रीएम्बल का प्रयोग होता है। और लॉन्ग प्रीएम्बल की भी वैल्यू रिसीवर में पता होती है, वो जो इनकमिंग प्रीएम्बल और जो स्टोर्ड प्रीएम्बल उससे कंपेयर करके ये चैनल एस्टिमेट्स जनरेट कर लेते हैं चैनल के h ऑफ k। इसके अलावा लॉन्ग प्रीएम्बल का प्रयोग फ्रीक्वेंसी ऑफसेट करेक्शंस में भी होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफसेट करेक्शंस में ये लॉन्ग प्रीएम्बल की मदद से आप जो फ्रीक्वेंसी में ऑफसेट आई है रिसीवर पे उसे भी आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट प्रीएम्बल जैसे मैंने सिंक्रोनाइजेशन, लॉन्ग प्रीएम्बल के मैंने प्रयोग बताया चैनल एस्टिमेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफसेट करेक्शन। उसके बाद आपकी ओएफडीएम डेटा रिसीव होती है। तो जैसे अगर नॉर्मल 802.11 स्ट्रक्चर की बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर शॉर्ट प्रीएम्बल यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन, लॉन्ग प्रीएम्बल, शॉर्ट प्रीएम्बल जनरल ड्यूरेशन 8 माइक्रोसेकंड्स की होती है, लॉन्ग प्रीएम्बल की जनरल ड्यूरेशन 8 माइक्रोसेकंड्स की होती है। और शॉर्ट प्रीएम्बल में जैसे यहाँ पर दिखेगा आपको, आपकी जो 16 सैंपल्स है वो 10 बार रिपीट होती है। रिपीटेड, मैंने पहले बताया रिपीटेड प्रीएम्बल है ये। तो 16 सैंपल्स एक इसके ड्यूरेशन की आपकी 10 बार रिपीट होगी। अगर आप काउंट करोगे यहाँ पर से ये वाला जो पार्ट काउंट करोगे तो ये 10 आपको नजर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आपको 10 बार ये शॉर्ट प्रीएम्बल जो ड्यूरेशन है वो रिपीट हुई है। इससे आपको सिंक्रोनाइजेशन में मदद मिलती है। उसके बाद आपकी जो शॉर्ट प्रीएम्बल है वो 80 सैंपल जो 2 बार रिपीट होती है, यहाँ पर आपको नजर आएगा ये जो 80 सैंपल्स है ये 2 बार रिपीट हुई है। और इसका प्रयोग जैसे मैंने बताया चैनल एस्टिमेशन में और फ्रीक्वेंसी ऑफसेट करेक्शंस में किया जाता है। उसके बाद जो होता है वो आपकी ओएफडीएम डेटा होती है। इसमें मैंने 8 ओएफडीएम सिंबल्स है, अगर आप देखोगे 8 ओएफडीएम सिंबल, मतलब जो आपकी 8 ओएफडीएम सिंबल्स है। 8 कैसे है, और 8 एक जो सिंबल है वो 80 सैंपल्स की, 80 कैसे आ जाएगी आपकी n प्लस टाउ, n जो है वो आपकी 64 है और टाउ जो है वो 16, तो ये टोटल मिला के 80 सैंपल्स और 8 ओएफडीएम सिंबल्स, यानी हर एक ओएफडीएम सिंबल में 80 सैंपल्स है। 64 जो है वो आपकी टाइम डोमेन सैंपल्स है, और जो साइक्लिक प्रीफिक्स सैंपल्स है टाउ, ये सीपी है, और ये एक्स ऑफ एन जो टाइम डोमेन सैंपल्स है IF50 के बाद। और ये टोटल है, ये ओएफडीएम ट्रांसमिटेड फ्रेम है।
टोटल नंबर सैंपल्स आपकी 80 आ गए और यहाँ पर मैंने एज्यूम किया कि आपकी 8 OFDM सैंपल्स है, इसलिए आपकी जो टोटल ड्यूरेशन है 640 आ रही है। 640 टाइम डोमेन सैंपल्स, ये कंप्लीट एक OFDM फ्रेम है। ये आप मैटलैब में भी आराम से जनरेट कर सकते हैं। तो ये अगर मैं और डिटेल्स में जाऊँ 802.11 ये फिजिकल लेयर पैरामीटर, जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ सब कैरियर जनरली इसमें 64 होते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। डेटा सब कैरियर में 48 होते हैं, 4 जो होते हैं वो पायलट सब कैरियर्स है। तो पायलट बेसिकली आपको आपकी जो आपकी चैनल एस्टिमेशंस हैं, जो आप लॉन्ग प्रीएम्बल के द्वारा भी एस्टिमेट कर रहे हैं, उसे और फाइन ट्यूनिंग करने के लिए आप जनरली पायलट सब कैरियर्स का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको ये फ्रीक्वेंसी डोमेन चैनल इंटरप्रिटेशन बताता है। तो आपकी जो 4 है वो आप पायलट्स के लिए रिजर्व करते हैं, और रिमेनिंग जो सब कैरियर्स है 12, उसमें से 11 जो है वो आप गार्ड इंटरवल्स के लिए या वर्चुअल कैरियर्स की तरफ प्रयोग करते हैं। 5 एक साइड में, 6 एक साइड में, और 1 जो है वो एक DC की तरह आप प्रयोग करते हैं। टोटल 64 हो जाएगा। 64 यानी 48 + 4 + 12, 4 पायलट्स, 48 डेटा सब कैरियर्स, 12 जो है वो गार्ड इंटरवल। सब कैरियर मॉड्यूलेशन में BPS के, QPS के, क्वैम, तो मैंने क्वैम के द्वारा समझाया था, इसमें BPS का मॉड्यूलेशन भी प्रयोग कर सकते हैं, QPS का। RF बैंडविड्थ जो होती है 20 मेगाहर्ट्ज होती है, क्योंकि आपने वर्चुअल कैरियर्स का प्रयोग किया दोनों साइड में, तो इफेक्टिव जो बैंडविड्थ हो जाएगी वो आपकी 16.6 मेगाहर्ट्ज ही होगी, क्योंकि आपकी जो रिमेनिंग एंड में दोनों साइड सब कैरियर्स, एक जगह 5 और 6 और एक DC वो वेस्ट है, तो आपको जो इफेक्टिव बैंडविड्थ है वो सिर्फ 16.6 मेगाहर्ट्ज ही रहेगी, क्योंकि आपके जो इफेक्टिव जो आपके टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स है वो 52/64 × 20 अप्रॉक्सीमेटली ये 16.6 मेगाहर्ट्ज आएगी। उसके अलावा जो OFDM सिंबल ड्यूरेशन है 3.2 माइक्रोसेकंड है। ये हमने देखा था 3.2 माइक्रोसेकंड है। ये बेसिकली 1/Δf। तो आपकी जो टोटल बैंडविड्थ है 20 मेगाहर्ट्ज है, 20 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 64 विल गिव यू 312.5 किलोहर्ट्ज, और 312.5 किलो जो सब कैरियर स्पेसिंग है 1/Δf विल गिव यू 3.2 माइक्रोसेकंड। और गार्ड इंटरवल जो है वो 0.8 माइक्रोसेकंड है, क्योंकि वो 16 सैंपल्स है, हमने देखा था 16 सैंपल्स की वजह से 0.8 माइक्रोसेकंड है। IF50 लेंथ हमने एज्यूम किया है 64 है। अगर आप ओवर सैम्पलिंग कर रहे हो तो ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जनरली 64 ही होती है। और गार्ड इंटरवल लेंथ जो टाउ है, नंबर ऑफ सैंपल्स के माध्यम से अगर डिनोट किया तो वो है 16। इसकी वजह से आपको टोटल नंबर ऑफ लेंथ जो हो जाती है वो 80 है, वो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था। और ओवरहेड जो हो जाती है वो 16/64 वो हो जाती है 0.25। लॉन्ग प्रीएम्बल, शॉर्ट प्रीएम्बल ड्यूरेशन जो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था वो 16। टोटल फ्रेम ड्यूरेशन जो हो जाएगी आपकी 8 × 2 + 3.2 + × 8 तो 48 माइक्रोसेकंड, वो लास्ट स्लाइड में भी हमने देखा था। 8 OFDM सिंबल प्लस एक लॉन्ग प्रीएम्बल प्लस एक शॉर्ट प्रीएम्बल, तो टोटल 48 माइक्रोसेकंड। और सब कैरियर स्पेसिंग 312.5 किलोहर्ट्ज, ये बहुत आराम से निकाल सकते हैं। डेल्टा एफ विल बी इक्वल टू टोटल बैंडविड्थ B बाय 64, यानी 20 मेगाहर्ट्ज बाय 64, 20 × 10⁶, ये आपको 312.5 किलोहर्ट्ज देगा। और इसके बेसिस पे आप TN भी निकाल सकते हो। TN विल बी इक्वल टू 1/Δf विल बी इक्वल टू 3.2 माइक्रोसेकंड। अगर आप सैंपल ड्यूरेशन चाहिए तो वो भी निकाल सकते हो। सैंपल ड्यूरेशन TS जो होगी आपकी TN/N होगी, जो मैंने यहाँ पर लिखा है 3.2 माइक्रोसेकंड बाय 64। तो इसकी वजह से आप पूरे पैरामीटर्स 802.11a का आराम से निकाल सकते हो। तो इसमें मैंने पूरा दर्शाया भी है कि आपकी टोटल जो एक्चुअल बैंडविड्थ है वो 16.6 है, क्योंकि आपके जो यूजेबल सब कैरियर्स है वो 52 है, 48 डेटा प्लस 4 पायलट्स, रिमेनिंग आपकी नल सब कैरियर्स है। उसके अलावा जो डेटा की जो लेंथ है वो 3.2 माइक्रोसेकंड है, ये है TN, और ये 0.8 माइक्रोसेकंड ये है आपकी TG। टोटल एक OFDM सिंबल की ड्यूरेशन हो जाएगी वो है 4 माइक्रोसेकंड। तो अगर डिपेंडिंग अपॉन द मॉड्यूलेशन आपकी बिट रेट डिसाइड होती है OFDM में, तो अगर BPSK का मॉड्यूलेशन आपने प्रयोग किया तो वो 6 मेगाबिट्स पर सेकंड आपको डेटा रेट मिलेगी। आपकी मैं इस दो स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई और स्टैंडर्ड्स का प्रयोग करोगे तो उसमें कुछ और डेटा रेट आपको मिलेगी। अगर BPSK अगेन इसमें बिट रेट पे आपका कोडिंग रेट का भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये BPSK अगर मैं यहाँ प्रयोग तो इसमें बेसिकली हमने एज्यूम किया कि हाफ कोड रेट है। ये BPSK 9 मेगाबिट्स पर सेकंड, यहाँ कोडिंग रेट K/N जो होते हैं वो अलग होती है। सिमिलरली 64 क्वैम की अलग होगी। तो अगर मेरे को समझिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं 64 क्वैम का मेरे को बिट रेट निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा। यहाँ मैंने ऑलरेडी वैल्यू दे चुका है 54 मेगाबिट्स पर सेकंड। अगर हमें निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। 64
क्वैम में आपके देखोगे तो आपकी जो नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल है वो है 6, ठीक है 6। और अगर मेरे को हाईएस्ट मॉड्यूलेशन यूज़ करा तो मैं इसमें कोडिंग रेट जो यूज़ करूँगा वो k बाई कोडिंग रेट, इसमें k बाई n, ये k अलग है, ये नंबर ऑफ बिट्स पर सैम्पल है। कोडिंग रेट अगर मैं k से डिनोट नहीं करूँगा, कोडिंग रेट इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ 3/4 है, यानी हर एक 4 बिट्स के लिए आपके 3 इंफॉर्मेशन बिट्स के लिए आप 4 टोटल बिट्स जनरेट करते हैं। इसे जनरली कोडिंग रेट के नाम से भी हम जानते हैं, कोडिंग रेट। ये बेसिकली एफईसीज में फॉरवर्ड एरर करेक्शन में उपयोग होता है। ये आपने डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम या कोडिंग थ्योरी में भी पढ़ा होगा। तो हमने ये एज्यूम कर रहा है कि जो लास्ट वाले में है वो कोडिंग रेट आपको 3/4 है। तो इस रिस्पेक्ट पे हम डेटा रेट कैसे निकालेंगे, हमने देखा बिट्स पर सिंबल वो है k = 6। तो हमने याद होगा अगर हमने डेटा रेट निकालना है r, तो नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल इनटू नंबर ऑफ डेटा सबकैरियर्स, इसमें कितने हैं 48 है, क्योंकि टोटल डेटा सबकैरियर्स 48, टोटल नंबर सबकैरियर्स 64 है, लेकिन डेटा सबकैरियर्स आपके सिर्फ 48 है। वो हमने लास्ट स्लाइड में भी अगर याद होगा तो डेटा सबकैरियर्स 48 है, वो हमने ढंग से ध्यान से पढ़ा है। उसके बाद जो आपके टोटल ड्यूरेशन है वो हमने देखा है 3.2 + 0.8 वो है 4 माइक्रोसेकंड, यानी 4 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो जनरेट है वो कोडिंग रेट के हिसाब से 3/4 है, क्योंकि आपके हर एक 3 बिट्स में आप 4 बिट्स ट्रांसमिट कर रहे हो, 3 इंफॉर्मेशन बिट्स में आप 4 टोटल बिट्स ट्रांसमिट कर रहे हो। तो अगर इसको सॉल्व करूँगा तो आपको 54 मेगाबिट्स मिल जाएंगे। तो इसको अगर मैं न्यूमेरिकली डिनोट करने को 6 जो आपके किए है, नंबर ऑफ बिट्स पर सैम्पल 48 है, वो ND है, ये है टोटल ड्यूरेशन TN + TG इंटू कोडिंग रेट। तो ये जो है इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आपको 54 मेगाबिट्स पर सेकंड। इसी तरह से आप BPSK के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। BPSK में आपकी k की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये 48 सेम रहेगा और ये कोडिंग रेट आपकी हाफ हो जाएगी। तो अगर आप BPSK के लिए सॉल्व करो तो आपको 6 मेगाबिट्स पर लोवेस्ट जो डेटा रेट है उसके लिए अभी आप निकाल सकते हैं आराम से। तो ये मैंने यहाँ पर भी दर्शाया है 54 जो 6 × 48 × 4 × 3/4, ये आपकी जो कोडिंग रेट है। तो इसकी वजह से आप 54 मेगाबिट्स, और सबकैरियर स्पेसिंग हमने पहले भी निकाल चुके, डेल्टा F जो है 1/TN है। TN की वैल्यू हमने देख चुके हैं, और TN की वैल्यू जो हमने देखा है वो 3.2 माइक्रोसेकंड। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आप, ये हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं पिछली स्लाइड में, फिर भी मैं एक बार और, इसको आप 312.5 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। इस तरह से आप, ये बहुत सिंपल, मैंने 802.11a का एग्जाम्पल आपको दिखाया है। तो जैसे मैंने बताया BPSK के लिए भी आराम से निकाल सकते हो। BPSK में आपकी 6 की जगह जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1, और 1 × 48/4 × 10⁻⁶ इंटू हाफ। उसमें कोडिंग रेट अगर लोएस्ट वाला यूज़ करूँगा तो कोडिंग रेट हाफ का प्रयोग होता है, उसकी वजह से आप 6 मेगाबिट्स पर सेकंड भी आप निकाल सकते हैं। अगर मैं बाद बाकी वाईफाई स्टैंडर्ड्स की बात करूँ, यहाँ मैंने संक्षेप में कंपेयर किया है AN, AC, AX को। AX जो है वो लेटेस्ट है, उसके बाद एक BE स्टैंडर्ड भी आया है जो यहाँ पर मैंने BE भी मेंशन किया है, एंड BE। तो ये जो 5 वाईफाई स्टैंडर्ड्स जो अभी तक मार्केट में आए हैं उसको मैंने कंपेयर किया है। जो पहला स्टैंडर्ड आया था 1999 के आसपास, 802.11a, जो सबसे OFDM बेस्ड स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, उसे फ्रीक्वेंसी आप देखो 2.45 गीगाहर्ट्ज़, बैंडविड्थ 20 मेगाहर्ट्ज़। उसमें जो सब में मॉड्यूलेशन OFDM है, बट जो डेटा मॉड्यूलेशन है जिसमें क्वैम का प्रयोग होता है, वो जो आप मॉड्यूलेट करके OFDM से जनरेट करते हो उसके बाद वो 64 क्वैम है। इसमें एंटीना टेक्निक्स का प्रयोग नहीं है। मैक्सिमम डेटा रेट जो हमने ऑलरेडी निकाला 54 मेगाबिट्स पर सेकंड है। अगर मैं 802.11n की बात करूँ, जिसे हम वाईफाई 4 के नाम से भी डिनोट करते हैं, वो 2009 में आया था, और इसके बाद A के बाद G भी आया था। G और A में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, इसलिए मैं G को यहाँ पर नहीं दर्शाया मैंने। डायरेक्टली मैंने वाईफाई 4 यानी N के बारे में बताया। इसमें भी फ्रीक्वेंसी 2 फ्रीक्वेंसी सपोर्ट 2.4 और 5। इसमें आप एडिशनल बैंडविड्थ जो 40 मेगाहर्ट्ज़ उसका भी आया। उसमें 64 क्वैम अगर मॉड्यूलेशन, इसमें माइमो का भी प्रयोग संभव है, और ये 4 स्पेशल स्ट्रीम्स, और इसकी जो मैक्सिमम डेटा रेट है वो 600 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, अराउंड 10 टाइम्स मोर देन 802.11a। फिर 2013 में आया वाईफाई 802.11ac। बहुत सारे लैपटॉप अभी 8c का ही प्रयोग करते हैं इंडिया में, और उसकी बैंड 5 गीगाहर्ट्ज़ है। और इसमें देखिएगा आप 20, 40, 80, 160 से हम जनरली चैनल बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं, जहां आप डिफरेंट चैनल्स को एग्रीगेट कर सकते हैं, चैनल बॉन्डिंग। तो आप मैक्सिमम 160 मेगाहर्ट्ज़ तक भेज सकते हैं, और इसमें दो मॉड्यूलेशन स्कीम है, क्वैम
256 QAM तक बेच सकते हैं। जैसे इसमें 64 QAM में आपके मैक्सिमम बिट्स नंबर सिंबल 6 जा सकती थी, इसमें आप 8 तक जा सकते हैं। और इसमें मल्टी यूज़र माइमो का भी प्रयोग हुआ है, तो आप मल्टी यूज़र माइमो की वजह से स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं, आप मल्टीपल यूजर्स को भी का भी सपोर्ट है इसमें मैक्सिमम, लेकिन 4 मल्टी यूज़र माइमो तक सपोर्ट कर सकते हैं। और इसकी डेटा रेट जो है 6.93 गीगाबिट्स पर सेकेंड तक जा सकती है। उसके बाद 2021 में आया वाईफाई 802.11ax, ये लेटेस्ट स्टैंडर्ड है जो वाईफाई की अभी मार्केट में अवेलेबल है। इसमें वाईफाई 6 और 6E भी बोलते हैं, जहाँ 6 गीगाहर्ट्ज़ का भी प्रयोग संभव है। अगर आप 6 गीगाहर्ट्ज़ का प्रयोग करें तो जनरली वाईफाई 6E यानी 6 इन्हांस्ड के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और इसमें भी आप देखोगे 20, 40, 80, 160 मेगाहर्ट्ज़ यानी चैनल बॉन्डिंग पॉसिबल है, आप सिर्फ 160 मेगाहर्ट्ज़ तक जा सकते हो। और इसमें 1024 QAM का भी प्रयोग कर सकते हो, यानी K की वैल्यू आप 10 तक जा सकते हो, यानी 10 बिट्स पर सिंबल तक आप मॉड्यूलेट कर सकते हो। और इसमें 8 स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हो, 8 यूजर्स को आप साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर सकते हो वाया स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग, वही जिसे मल्टी यूजर माइमो की वजह से। और इसमें अपलिंक और डाउनलिंक यानी यूजर से एक्सेस पॉइंट की तरफ और एक्सेस पॉइंट से यूजर की तरफ का भी मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल है। और इसकी जो मैक्सिमम डेटा रेट है वो 9.6 गीगाबिट्स पर सेकेंड, इसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है। तो देखो जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड्स आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, डेटा रेट में भी काफ़ी वृद्धि आ रही है। अब जो 2024 एस्टिमेटेड है, ये अप्रॉक्सीमेट 2024 के आसपास आएंगे, और उसका नाम रहेगा 802.11be, इसे हम वाईफाई 7 के नाम से भी जानेंगे। और इसमें भी 2.45 और 6, इसमें सब 1 गीगाहर्ट्ज़ का भी प्रयोग संभव है, पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल के लिए 2.45 और 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड को ही एलोकेट किया गया है। और इसमें आप देखोगे 2 और एडिशनल बैंड्स एलोकेट किए गए, बैंडविड्थ एलोकेट की गई, एनहांस बैंडविड्थ 240 मेगाहर्ट्ज़ और 320 मेगाहर्ट्ज़, इसमें चैनल बॉन्डिंग 320 मेगाहर्ट्ज़ तक पॉसिबल है। और इसमें 4096 QAM तक आप जा सकते हो, तो यानी आप 11 बिट्स पर सिंबल भी भेज सकते हो इसमें, और सॉरी 12 बिट्स पर सिंबल भी भेज सकते हो इसमें। और मल्टी यूजर माइमो 16 स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग स्ट्रीम्स पॉसिबल, यानी आप 16 यूजर्स को साइमल्टेनियसली सपोर्ट, मैक्सिमम 16 यूजर को साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स है, मल्टी AP कॉपरेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स, मैं उसके बारे में डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट आप अगर देखोगे तो काफ़ी वृद्धि हुई है डेटा रेट में, स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग में, मॉड्यूलेशन में, बैंडविड्थ में। उसकी वजह से आपकी जो इफेक्टिव डेटा रेट है वो काफ़ी बढ़ गई है, वो 30 गीगाबिट्स पर सेकंड तक आपको मिल सकती है 802.11be की मदद से। तो ये स्लाइड आपको संक्षेप में दिखाता है कि वाईफाई स्टैंडर्ड्स में किस तरह से वृद्धि हुई है, किस तरह से डेटा रेट में वृद्धि हुई है, किस तरह से मॉड्यूलेशन में वृद्धि हुई है, किस तरह से स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग में वृद्धि हुई है, किस तरह से बैंडविड्थ एलोकेशन में वृद्धि हुई है। अगर मैं 802.11 16E वाईमैक्स की बात करूँ, अगर फिर से मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, तो वाईमैक्स एक वायरलेस ब्रॉडबैंड एक्सेस था, इसे सॉर्ट ऑफ एनालॉगस टू वाईफाई। इसे वाईफाई इंडोर्स के लिए था, वाईमैक्स आउटडोर के लिए था, और वाईमैक्स को बहुत लोग एज अ 4G स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो वाईमैक्स में जैसे देखोगे आप, इसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बट इसका चैनल बैंडविड्थ जो है 121 वेरिएबल 1.25 से 28 मेगाहर्ट्ज़ तक जा सकता था, और इसमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 1.72 और 32 मेगाहर्ट्ज़, तो ये रेशियो के हिसाब से आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी तय होती थी। जैसे 1.25 इंटू 8/7 विल गिव यू 1.72 सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। हमने पहले भी देखा वाईमैक्स के बारे में, टोटल नंबर ऑफ सबस्क्राइबर्स में 256 है, उसमें से 192 जो है वो डेटा के लिए है, जो आपकी ND है वो 192 है, और पायलट्स जो है वो 8 है, और रिमेनिंग जो 56 है वो बेसिकली नल सब कैरियर्स है, जो बेसिकली जैसे गार्ड सब कैरियर से मैंने बताया था, 28 लेफ्ट में, 27 राइट में, और एक DC, टोटल आपकी 56 जो है वो टोटल गार्ड सब कैरियर इंक्लूडिंग DC। और टोटल सिंबल टाइम जो आपकी है TB प्लस TG, TB जो है वो FDM सिंबल ड्यूरेशन है, TG जो है गार्ड इंटरवल है, और आपकी जो सिंबल टाइम जो 1/Δf है। तो इसकी बेसिस पे आप पूरे इसमें निकाल सकते हो पूरे पैरामीटर्स वाईफाई के, जैसे वाईमैक्स के जैसे हमने वाईफाई के लिए निकाला था। और पायलट सब कैरियर्स 8 है, जैसे मैंने बताया था, NP जो है वो है 8 है। तो इस तरह से आप ये वाईमैक्स स्टैंडर्ड के बारे में मैंने संक्षेप में बताया है। सिमिलरली अगर मैं कंपेयर करूं LTE 5G और 802.16, मैंने 5G के पूरे पैरामीटर्स लिस्ट नहीं किए, 5G में बहुत सारी न्यूमरोलॉजीज है जो मैं एक स्लाइड के बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। और 5G में 2 तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, FR1 एंड FR2। FR1 जनरली सब 6 गीगाहर्ट्ज़ के बारे में होता है, ये सब 6 लेस देन 6 गीगाहर्ट्ज़
फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, और जो FR2 है जनरली मिलीमीटर वेव 28 गीगाहर्ट्ज़ एंड बियॉन्ड, सेंटीमीटर वेव एंड मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी के लिए जनरली वो स्टैंडर्डाइजेशन है। तो ये सब पैरामीटर्स मैंने लिस्ट नहीं किए, बस संक्षेप में कुछ डिफरेंसेस बताने की कोशिश की है। जैसे FR1 में मैक्सिमम बैंडविड्थ आप जो होते हैं वो 200 मेगाहर्ट्ज़ है, और सब कैरियर स्पेसिंग इसमें वेरिएबल है, इसमें आप 15, 30, 45 और 60 डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप सब कैरियर स्पेसिंग बढ़ा रहे हो तो आपकी OFDM सिंबल ड्यूरेशन कम हो जाएगी, जो हमें पता है Tn = 1/Δf। तो जैसे आप सब कैरियर स्पेसिंग बढ़ा रहे हो तो आपकी OFDM सिंबल ड्यूरेशन कम हो जाएगी, वो हम आगे जाके भी देखेंगे। सिंबल लेंथ जो OFDM सिंबल ड्यूरेशन है वो Tn, अगर मैं इससे बोलूँ Tn है, ये Tn है, और ये N पॉइंट FFT IFFT है। इफेक्टिव सब कैरियर्स 3300 है इस केस में, और रिमेनिंग सब कैरियर जो इसमें नल होंगे, पायलट्स होंगे, और टोटल ट्रांसमिशन इंटरवल जो है वो 0.25 मिलीसेकंड है। नंबर ऑफ सिंबल्स पर फ्रेम 14 है, और CP ड्यूरेशन इसमें जो है 1.17 है। तो ये बस संक्षेप में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के पैरामीटर्स क्या है। इसमें और बहुत पैरामीटर्स भी होते हैं, मैंने बस बेसिक पैरामीटर्स लिस्ट किए हैं। LTE की अगर बात करूँ जो 3.5G या LTE एडवांस जो जिन्हें 4G बोला जाता है, ये सबका 15 है, और सिंबल लेंथ 66.67 माइक्रोसेकंड है। FFT साइज 2048 है, और इफेक्टिव सब कैरियर सिर्फ 1200 है इसमें, और रिमेनिंग सब कैरियर्स बेसिकली नल सब कैरियर्स, पायलट सब कैरियर्स की तरफ प्रयोग होते हैं। और बाद बाकी पैरामीटर्स यहाँ पर ऑलरेडी लिस्ट किए हुए हैं। 14 है नंबर ऑफ सिंबल्स पर फ्रेम, और CP ड्यूरेशन में 4.7 माइक्रोसेकंड होता है। ओके, और इसके अलावा अगर मैंने LTE एडवांस की बात की, जहाँ आप कैरियर एग्रीगेशन का प्रयोग कर रहे हैं, या कैरियर एग्रीगेशन का प्रयोग कर रहे हैं, कंपोनेंट कैरियर जिसे हम कहते हैं CC यानी कंपोनेंट कैरियर्स, अगर कैरियर एग्रीगेशन का प्रयोग करें तो आप इसमें 5 अगर प्रयोग किए तो हर एक कैरियर की अगर बैंडविड्थ 20 मेगाहर्ट्ज़ है तो ये 100 मेगाहर्ट्ज़ हो जाएगी, 5 × 20, क्योंकि 20 मेगाहर्ट्ज़ हर एक कैरियर की बैंडविड्थ। सब कैरियर स्पेसिंग हर एक कैरियर की 15 होगी, बाकी की पैरामीटर सेम होंगे। FFT साइज 5 × 1 OFDM सिंबल की 2048, क्योंकि आपने 5 कैरियर को एग्रीगेट किया है तो 5 × 2048। इफेक्टिव नंबर ऑफ सब कैरियर्स आपकी बढ़ के 6000 हो गए, 1200 × 5। बाद बाकी पैरामीटर्स हर एक OFDM सिंबल की सेम होगी। अगर मैं वही वाईफाई से कंपेयर करूँ 802.11c IEEE 802.11ac, तो इसमें आप कैरियर बैंडविड्थ दो तरह की हो सकती है। एक हाईएस्ट जो 160 मेगाहर्ट्ज़ जो हमने देखा था चैनल बॉन्डिंग के साथ, और जो लोएस्ट है वो 20 मेगाहर्ट्ज़ है। बाद बाकी पैरामीटर्स इसमें सेम है। इसमें एक चीज़ गौर से अगर आप देखोगे 4 माइक्रोसेकंड सिंबल ड्यूरेशन है, और 64 FFT साइज 20 मेगाहर्ट्ज़ के लिए, और 160 मेगाहर्ट्ज़ के लिए 512 है, और उसमें 56 जो है आपका एक्चुअल डेटा, एक्चुअल सब कैरियर्स है। जो 56 जो है ये आपके ND + NP, और इसमें अगर आप 160 मेगाहर्ट्ज़ की बात कर रहे हो तो इसमें 484 है, उसमें भी ND + NP। तो अगर इसमें देखोगे 52 जो है वो एक्चुअल डेटा सब कैरियर से +4 पायलट, टोटल 56 है, और इसमें भी देखोगे आप 16 पायलट्स है, तो आपकी जो 468 है जो वो है वो एक्चुअल ND इसमें 468 है, आपकी जो एक्चुअल ND है 468 है, प्लस आपकी जो NP है वो 16 है, तो आपकी तो एक्चुअल ND जो है इसमें वो है आपकी 468 है, और NP जो है वो है 16 है, तो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ 484 जो आ रही है 468 + 16 यानी ND + NP के, और रिमेनिंग जो है वो आपके नल सब कैरियर्स है, गार्ड बैंड्स है। तो ये सब पैरामीटर्स आपको बेसिकली कंपेयर करके मैंने बताया है संक्षेप में। एक 5G सिस्टम, एक LTE सिस्टम, एक LTE एडवांस सिस्टम जिसमें 5 कंपोनेंट कैरियर्स एग्रीगेटेड है, और एक IEEE 802.11ac जिसे हम वाईफाई 5 के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। एक लास्ट मैं बस संक्षेप में बताना चाहूँगा 5G नेटवर्क्स की फिजिकल लेयर OFDM न्यूमर, क्योंकि आपने OFDM के बारे में अब तक काफ़ी विस्तार पूर्वक समझा है। तो जैसे 5G में बात करूँ इसमें डिफरेंट न्यूमरोलॉजीज फॉलो होती हैं, डिफरेंट सब कैरियर स्पेसिंग्स है। तो कोई सब कैरियर स्पेसिंग 15 मेगाहर्ट्ज़ की होती है, कोई 30 मेगाहर्ट्ज़ की, कोई 60 मेगाहर्ट्ज़ की, और 120 और 240। ये जनरली दोनों जो होती है वो FR2 में होती है, और ये जो तीनों होती है वो जनरली FR1 में होती है। तो इसकी बेसिस पे अगर आप देखोगे तो जैसे 7 सिंबल ड्यूरेशन है 500 माइक्रोसेकंड्स,
ये 250 माइक्रोसेकेंड्स, 125। जैसे आप नंबर ऑफ सब कैरियर स्पेसिंग बढ़ रही है तो आपकी बेसिकली OFDM सिंबल ड्यूरेशन कम हो रही है। तो अगर आपने याद होगा आपको सब कैरियर स्पेसिंग डेल्टा एफ है और OFDM सिंबल ड्यूरेशन TN है, तो आपकी जो TN होती है 1/डेल्टा एफ है। जैसे आपकी डेल्टा एफ बढ़ रही है तो आपकी TN ऑब्वियसली कम होगी। तो जैसे डेल्टा एफ ट्वाइस हो गई तो TN भी आपकी हाफ हो गई। तो डेल्टा एफ 4 टाइम्स हो गई तो TN भी आपकी 4 टाइम्स कम हो गई। सिमिलरली डेल्टा एफ आपकी 120/15 उतनी प्रोपोर्शनली बढ़ी है तो आपकी जो TN भी उतनी कम हो जाएगी। ये है आपकी TG और ये आपकी टोटल OFDM सिंबल ड्यूरेशन। तो इसमें डिफरेंट न्यूमरोलॉजीज के बारे में बताया, क्योंकि जो 5G में एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है आपकी सब कैरियर स्पेसिंग में। सब जैसे आपकी सब कैरियर स्पेसिंग बढ़ रही है तो आपकी OFDM सिंबल ड्यूरेशन कम हो रही है। ये लो लेटेंसी एप्लीकेशन को टारगेट करने के लिए, बेसिकली सपोर्ट करने के लिए ये दर्शाएगा। और डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन भी आप इसमें विजुअलाइज कर सकते हो जहाँ आपको सब कैरियर स्पेसिंग कम या ज़्यादा चाहिएगी। तो उसके बेसिस पे जैसे मैंने बताया सिंबल ड्यूरेशन, एक सिंबल ड्यूरेशन की अगर आपकी 71.35 है, इंटू आप 7 कर लोगे तो आपको इसके प्रोपोर्शनली आपकी 7 सिंबल ड्यूरेशन भी आपको मिल जाएगी डिफरेंट न्यूमरोलॉजीज के लिए। तो आप अगर साइक्लिक प्रीफिक्स ड्यूरेशन में भी देखोगे, साइक्लिक प्रीफिक्स ड्यूरेशन प्रोपोर्शनली आपकी कम हो रही है जैसे आपकी नंबर ऑफ सब कैरियर स्पेसिंग बढ़ रही है, क्योंकि आपकी OFDM सिंबल ड्यूरेशन कम हो रही है। OFDM सिंबल ड्यूरेशन कम हो रही है तो आपको सैंपल ड्यूरेशन कम हो रही है। सैंपल ड्यूरेशन कम हो रही है तो ऑब्वियसली बात है आपकी साइक्लिक प्रीफिक्स ड्यूरेशन भी कम हो जाएगी प्रोपोर्शनली। जैसे आपकी जो सिंबल ड्यूरेशन कम हो रही है, अगर यहाँ से यहाँ जाओगे आप न्यूमरोलॉजी 0 से 4 तक, आपकी साइक्लिक प्रीफिक्स ड्यूरेशन भी कम हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर अब समाप्त करता हूं। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखे हैं। हमने देखा कि OFDM सिस्टम्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, आपकी जो इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस कैसे जनरेट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफसेट की वजह से, टाइमिंग जिटर कैसे होता है, टाइमिंग जिटर से वो आपके फेज ऑफसेट इंट्रोड्यूस करता है, वो आपकी ऑर्थोगोनैलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। फिर हमने केस स्टडीज़ देखे थे 802.11a के, जिसमें आपने देखा कि इसमें टोटल नंबर सब कैरियर्स कितने होते हैं, पायलट्स कितने होते हैं, डेटा सब कैरियर्स कितने होते हैं, गार्ड बैंड्स कितने होते हैं। फिर उसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वायरलेस लैंड स्टैंडर्ड्स के डिफरेंट जो होते हैं 802.11a, G, AC, AX, N के बारे में भी विस्तार में समझा कि कितने उसमें सब कैरियर्स का प्रयोग किया जाता है, कितने उसमें साइक्लिक प्रीफिक्स है, उसकी टोटल ड्यूरेशन कितनी है। और फिर अंत में हमने ये भी देखा कि 5G सिस्टम किस तरह से भिन्न होता है एक वाईफाई सिस्टम से, और एक 5G सिस्टम से बेसिकली किस तरह के डिफरेंट न्यूमरोलॉजीज का प्रयोग किया जाता है, बेसिकली उसमें डिफरेंट सब कैरियर स्पेसिंग के मामले में और OFDM सिंबल ड्यूरेशन के मामले में और साइक्लिक प्रीफिक्स के मामले में। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।